दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन का आज हमारा 25th एपिसोड है एंड आज के एपिसोड में हम फिक्टिशियस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होती हैं। एक एक्सेलरेशन आपकी टुवर्ड्स द सेंटर होती है जिसके अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी आप इसको बोलते हो। और एक हमारे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, रोटेट करते करते उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाती है। तो दो एक्सेलरेशन होती हैं जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में होता है या सर्कुलर मोशन में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस पार्टिकल की फ्रेम से देखूं तो पार्टिकल की फ्रेम एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगी। क्यों नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगी? क्योंकि वो पार्टिकल के पास अपनी एक एक्सेलरेशन है, वो एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होगी। जरा देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है। अब अगर मैं इस पार्टिकल के रेफरेंस से चीजों को देखूं, सोचिए यहाँ पे मेरा रूम बना होता और उस रूम के अंदर मैं बैठा होता, तो मेरी जो रेफरेंस फ्रेम होती, क्योंकि मेरे पास एक एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, वो एक्सेलरेशन किधर आएगी? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ मेरे पास एक एक्सेलरेशन आएगी और एक आएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि अगर मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर मेरी स्पीड चेंज हो रही है, तो आप कहोगे कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी। इसका मतलब है ये जो पार्टिकल की जो रेफरेंस फ्रेम होगी वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगी, वो एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होगी। और जितनी भी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होती है दोस्तों, वो सारी की सारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से, जो फ्रेम मेरी रोटेट कर रही है उस रेफरेंस फ्रेम से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे फिक्टिशियस फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा, तो मुझे स्यूडो फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर मैं मान लीजिए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से अर्थ पे खड़ा होकर देखूं, अर्थ को अगर मैं इनर्शियल मान लूं, हालांकि अर्थ भी रोटेटिंग फ्रेम है ना, तो आप अर्थ को भी आप इनर्शियल नहीं मान सकते, बट क्योंकि साइज उसका इतना बड़ा है कि वहां पे वो ऑलमोस्ट एक तरह से आप उसको मान सकते हो कि वो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो चलिए एक बार मैं अर्थ को अगर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान लूं, तो अर्थ के रेफरेंस से जब मैं इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा, जब ये रोटेट कर रहा होगा तब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं भाई, तो जब ये पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा तब अगर मैं इसको एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करूंगा तो अलग मुझे देखने को मिलेगा। उस केस में मुझे फिक्टिशियस फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर मैं कोई फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से कंसीडर करूंगा तो मुझे अलग फोर्सेस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। जब ये पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा, जब मैं इसको डिस्क को रोटेट कर रहा हूंगा, तो इसको अगर आप रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसका मोशन के लिए जो इक्वेशन बनेंगी वो अलग तरह की इक्वेशन लिखनी होंगी। उसमें आपको फिक्टिशियस फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हो तो। क्यों? क्योंकि जितने भी रोटेटिंग फ्रेम होती हैं दोस्तों, वो आपकी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होती हैं। उनके पास एक एक्सेलरेशन आ जाती है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन वहीं पे अगर मैं बाहर से खड़ा होकर एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो जो इक्वेशन मैं लिखूंगा मोशन की, वो अलग तरह से लिखूंगा। उसमें फिक्टिशियस फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। तो आज के एपिसोड में हम इसी चीज को देखने जा रहे हैं। हमने एक कैमरा फिक्स किया हुआ है यहाँ पे, जो रोटेटिंग फ्रेम में लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो कैमरा है ये इसके मोशन को रोटेटिंग फ्रेम में दिखाएगा, और एक कैमरा जिसमें आप मुझे देख रहे हो वो एक फिक्स्ड अर्थ पे रखा हुआ है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से चीजों को दिखाएगा, जिसमें आप मुझे देख रहे हो। और ये जो कैमरा है ये रोटेटिंग फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। तो दोनों के मोशन को जरा ऑब्जर्व करते हैं, और दोनों में जब लॉज ऑफ इक्वेशन जो हम अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि कैसे हम मोशन की इक्वेशन को लिखते हैं। दोनों में लिखने की कोशिश करेंगे। और मैं टेंशन को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो देखते हैं कि दोनों से टेंशन हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। टेंशन कैसे देखोगे? यहां पे हमने क्या लगाया हुआ है? एक इलास्टिक रबड़ लगा रखा है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है हमारे पास। ये जो इलास्टिक स्ट्रिंग है ये हमें टेंशन के बारे में बताएगी। जब ये इलोंगेट होगी तो ऑब्वियसली इसमें टेंशन आएगी। तो इस इलास्टिक स्ट्रिंग को देख के और हम इसके ऊपर जो इक्वेशन लिखेंगे वो देखते हैं कि कैसे हम उसको लिखें और कैसे हम स्यूडो फोर्सेस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो पहले इसको एक बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। पहले इन दोनों के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको हम बोर्ड पे चल के उसकी जो इक्वेशंस हैं उनको हम जरा देखेंगे कि किस तरह से उसकी इक्वेशंस हम लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जरा इसको शुरू करते हैं और हम इसकी टेंशन को ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कितनी टेंशन आती है। तो इसको इलोंगेशन से अपने को पता चल जाएगा। और दो रेफरेंस से हम इसको ऑब्जर्व करने वाले, एक रोटेटिंग फ्रेम से और एक आपकी फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से। इसकी पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर इसको स्लो मोशन में एनालाइज करेंगे। तो चलिए मैं धीरे धीरे इसको जरा स्टार्ट कर रहा हूं एंड
ओके, ये स्टार्ट हो गया है। अब 2 रेफरेंस फ्रेम से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे मैं इसकी पहले ओमेगा को इंक्रीज कर रहा हूं। ओके, मेरे ख्याल से काफी है, ये स्पीड काफी है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसको हमने 2 कैमरे से कैप्चर किया है। चलिए अब मैं जरा इसको रोकता हूं और इसको हम स्लो मोशन में लेके आएंगे और इसको फिर स्लो मोशन में एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको रोका है एंड अब इसको फिर से देखते हैं दोस्तों स्लो मोशन में और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके स्लो मोशन देखते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम होती हैं वो सारी की सारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होती हैं। ऐसा क्यों होता है उसको डिस्कस करते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ रोटेट कर रही है एक अपनी एक्सिस के अबाउट और एक सन के अबाउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की जो रेफरेंस फ्रेम होगी वो भी एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होनी चाहिए। हम लोग भी अर्थ पे ही खड़े होते हैं और हम अपने रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे होते हैं, तो हमारी जो रेफरेंस फ्रेम बनेगी वो भी एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बनेगी। लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अर्थ को आप अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हो। ऐसा क्यों, उसको डिस्कस करते हैं, उसको जरा देखते हैं कि ऐसा हम क्यों मानते हैं। तो और दूसरा, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम जो होती हैं वो नॉन इनर्शियल क्यों होती हैं। अगर आपको याद हो हमारा सेकंड चैप्टर लॉज ऑफ मोशन जब हमने पढ़ाया था तो उसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताया था। मैं आपको याद दिला दूं, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि सोचिए आप ऐसी किसी फ्रेम में हो जिस फ्रेम में आप किसी ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहे हो, एक पर्टिकुलर फ्रेम में आप हो और उस पर्टिकुलर फ्रेम में रहते हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फिर भी वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो दोस्तों। दूसरे सेंस में आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई ऐसी रेफरेंस फ्रेम है जो इटसेल्फ एक्सेलरेट हो रही है तो इसका मतलब वो जो रेफरेंस फ्रेम होगी वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगी। अब बात करते हैं वो चीजें जो रोटेट कर रही हैं, जो आपका या वो रेफरेंस फ्रेम जो रोटेट कर रही है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो भी एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बनेगी। ऐसा क्यों, सोचिए आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो। इवन हमने वहां पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया था लेक्चर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में हमने वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैं कार को ड्राइव कर रहा था और उसकी बैक सीट पे हमने एक फ्लैट सरफेस पे कुछ डिस्क रखी हुई थी और हमने देखा कि जैसे ही कार रोटेट करती है, कोई कर्व लेती है, तो डिस्क के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगी। जो डिस्क है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू कर देंगे जबकि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। उस फ्लैट सरफेस पे जो डिस्क रखी थी कार के अंदर वो एक्सेलरेट होना शुरू कर देते हैं जबकि कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमने उनके ऊपर नहीं लगाया। इसका मतलब कार की जो रेफरेंस फ्रेम है वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। कब, जब वो रोटेट करना शुरू करती है। आई होप आपको समझ आया, क्योंकि उसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाती है कार के पास। कौन सी एक्सेलरेशन आती है, अभी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब भी आप किसी कर्व पे मूव करते हो, कोई कर्व लेते हो, तो आपके पास 2 एक्सेलरेशन आती हैं। एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट कर्वेचर और दूसरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मान लेता हूं मैं कार की स्पीड मेरी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो खत्म हो गई, बची सिर्फ एक एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ आती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब कार के पास एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इसका मतलब कार क्या है, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इवन आप जब भी कार को ड्राइव कर रहे होते हो और जब कार को आप किसी कांस्टेंट स्पीड से किसी कर्व पे घुमाते हो, टर्न लेते हो, तो आपको बाहर की तरफ धक्का फील होता है। वो जो धक्का है कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं आपके ऊपर, फिर भी आप बाहर की तरफ आपको धक्का सा फील होता है, आप एक्सेलरेट होते हो बाहर की तरफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप खुद जो है वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो। आई होप आपको समझ आया। तो इस लॉजिक के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम होती हैं वो एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होती हैं और वो सारी की सारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन जाती हैं। अब बात करते हैं अर्थ की।
अर्थ को आप अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम बोलते हो। ऐसा क्यों बोलते हो जरा देखिए। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो सोचिए ये मेरे पास अर्थ है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मैंने ऐसे ही जस्ट सीधी लाइन ले ली है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, इसके पास ओमेगा है। इसका जो ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड की अगर मैं बात करूं अर्थ का, वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। कितना होता है? रफली 2 × 10⁻⁷ रेडियन पर सेकंड, इतना कुछ होता है। ठीक है, अगर रेडियन पर सेकंड में बात करूं, रफ बता रहा हूं मैं, आप एक बार डेटा चेक कर लेना। और इसकी जो रेडियस है अर्थ की, जो सेंटर से जो रेडियस बनेगी आर जिसको आप बोल सकते हो, वो रफली होती है 6.4 किलोमीटर 10⁻³ सही है। अब सोचिए मैं यहां इसके बिल्कुल इक्वेटर पे बैठा हूं, यहां पे मान लीजिए मैं बैठा हूं, तो अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। इसका मतलब मैं भी क्या कर रहा हूं, उसके साथ साथ रोटेट कर रहा हूं। तो मैं भी अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा हूं भाई, और मैं एक सर्कल में रोटेट करूंगा ऐसे। ठीक है, अगर मैं सिर्फ अर्थ की रोटेशन की बात करूं तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक एक्सेलेरेशन आ जाएगी, क्योंकि अर्थ के पास भी अपनी एक्सेलेरेशन है, अर्थ भी तो रोटेट ही कर रही है और मैं भी उसके साथ साथ रोटेट कर रहा हूं, तो एक तरह से मेरे पास भी एक एक्सेलेरेशन आ जाएगी। और वो जो एक्सेलेरेशन आएगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आएगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आएगी, जिसको आप नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हो, वो आएगी ओमेगा स्क्वायर आर, इसके बराबर आएगी दोस्तों। अगर आप ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ये रफली आप देख सकते हो ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁻14 इंटू आर की वैल्यू जो है वो है 6.4, ये किलोमीटर में है भाई, तो मीटर में अगर आप चेंज करोगे तो 6.4 × 10⁻6 आप कर दीजिए। तब भी आप अगर देखोगे तो रफली आप देख सकते हो ये कितना बन जाएगा, 25.4 × 10⁻⁸ ये मेरी एक्सेलेरेशन आएगी, ये मेरी एक्सेलेरेशन आएगी सेंटर की तरफ, और ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, इतनी कम है कि ये ज्यादा असर नहीं डालती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि क्यों हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इसको मान सकते हैं। अर्थ को, अर्थ के रोटेशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, उसका अफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर स्ट्रिक्ट सेंस में बात करोगे तो इसके पास अपनी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आएगी, टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलेरेशन आएगी। तो अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस में बात करोगे तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया कि क्यों हम अर्थ को अप्रोक्सीमेट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो हमने शुरुआत में परफॉर्म किया आज क्लास के। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक था, ब्लॉक को हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू, एक इलास्टिक स्ट्रिंग के थ्रू इसके सेंटर पे हमने बांध रखा था, और हम डिस्क को रोटेट कर रहे थे। और हमने यहाँ पे 2 कैमरे का इस्तेमाल किया, एक कैमरा जो फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में रखा हुआ था, जो सामने से चीजों को कैप्चर कर रहा था, और एक कैमरा जो रोटेटिंग फ्रेम में हमने रखा हुआ था। तो दोनों ही कैमरे ने जो ब्लॉक था उसके मोशन को अलग तरह से रीड किया। लेकिन अगर मैं लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहूं यहां पे, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? दोनों की रेफरेंस फ्रेम से। अब ध्यान रखिएगा, जो रोटेटिंग कैमरा है वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, उसको चीजें अलग तरह से ऑब्जर्व होंगी। और आपका जो फिक्स्ड कैमरा है वो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप उसको मान सकते हो, वो अर्थ पे है। तो वहां से जब हम लॉज ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो वो अलग तरह से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हमने उसको ओमेगा को इंक्रीज करते करते एक लेवल पे ले आए, एक ओमेगा नोट पे हम लोग ले आए थे, वहां पे जो सिचुएशन है उसको हम कैसे अप्लाई करें, कैसे वहां पे लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन जो है, कैसे लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करें और उसकी इक्वेशन जो है उनको हम कैसे लिखें, उसको पहले जरा समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये डिस्क है और ये इसका सेंटर है। अब यहां पे हमारे पास जो ब्लॉक था वो समवेयर यहां पे हमारा आ गया था। जब हमने ओमेगा को इंक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर ओमेगा नोट पे हम ले आए थे, तो हमने देखा कि यहां पे हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग जो थी वो एक्सटेंड हो गई थी, वो इलोंगेट हो गई थी। ठीक है, वो अच्छी खासी उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई थी। ठीक है जी, तो इसके ऊपर अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की अप्लाई करूं इसके ऊपर, और मोशन की जो इक्वेशन है उसको अगर मैं लिखना चाहूं, ये एक कांस्टेंट ओमेगा नोट से फिलहाल रोटेट कर रही है ये जो ब्लॉक है ये, तो इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे अप्लाई करूंगा? इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और तो कोई फोर्स हमें नजर नहीं आ रहे भाई। आप ज्यादा ज्यादा बोलोगे तो बोल दोगे सर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन को भी ले लो भाई। ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। फिलहाल ये जो है ये डिस्क के रिलेटिव में मूव नहीं कर रही है। जब हमने इसको कांस्टेंट ओमेगा पे ले आए थे तो उस टाइम इनका जो रिलेटिव मोशन है वो आपका एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रिलेटिव मोशन ब्लॉक का और डिस्क का वो 0 हो गया है।
ब्लॉक डिस्क के साथ साथ ब्लॉक मूव कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लग रहा होगा, ठीक है, अंदर की तरफ, और एक आपका टेंशन लग रही होगी। अंदर की तरफ क्यों लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन? क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी है बाहर की तरफ जाने की, तो आप ये कह सकते हो अंदर की तरफ एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे मैं बोलूंगा कि T+F जो आना चाहिए, अगर मैं एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से लिख रहा हूं, तो अगर मैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहा हूं, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चीजों को देखूंगा, तो मैं लॉज ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है वो कैसे लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा T+F मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू, इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगी, और क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आएगी नहीं, इस ब्लॉक के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी, और वो आएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू जो भी इसकी आर होगी, फिलहाल जो भी इसकी आर होगी वो आपके पास इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अपनी मोशन की जो इक्वेशन है वो लिखना चाह रहे हो, जो कैमरा हमने इस रोटेटिंग फ्रेम में लगा रखा है उसके रेस्पेक्ट में, मतलब रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर चीजों को देखना चाह रहे हो, तो फिर कैसे देखोगे? रोटेटिंग फ्रेम के रेफरेंस में ये जो इक्वेशन आप लिखोगे, इनको कैसे लिखोगे? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है दोस्तों, वो खुद इटसेल्फ एक्सेलरेट हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो एक्सेलरेट हो रही है, उसके पास खुद एक एक्सेलरेशन है, उस कैमरे के पास खुद एक एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक इसका मतलब वो कैमरे की जो रेफरेंस फ्रेम होगी, जो डिस्क के ऊपर हमने फिक्स कर रखा है, वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। वहां से अगर आपको सेम इक्वेशन को लिखना हो, लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर ले हो, तो आपको एक फिक्टिशियस फोर्स को इमेजिन करना पड़ेगा, एक अज्यूम करना पड़ेगा कि एक फिक्टिशियस फोर्स जो है वो यहां पे एक्ट कर रहा है। इवन अगर आप खुद सोचिए, अगर आप इस ब्लॉक को एक घर मान लो कि ये ब्लॉक जो है कमरा है, और कमरे के अंदर आप खुद बैठे हो, तो जैसे ही ये कमरा कांस्टेंट ओमेगा नॉट से घूम रहा होगा, तो आप जो है आपके ऊपर, आपको ऐसा फील होगा कि मेरे ऊपर कोई बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और आप जो है जो आउटर वॉल होगी उसके साथ चिपक जाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपके ऊपर एक आउटर फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप चीजों को देखते हो, तो आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो। और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हमने क्या समझाया था आपको, सेकंड चैप्टर में बताया था कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो आपको एक फोर्स दिखाना पड़ेगा, और वो फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि आप ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, तो इसकी जिधर एक्सेलरेशन होगी उसके ऑपोजिट आपको एक फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो इसकी एक्सेलरेशन तो अंदर की तरफ है, इसकी एक्सेलरेशन तो अंदर की तरफ है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है इसके पास, तो इसके ऑपोजिट आपको एक फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो मास इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू आर, ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू आर, आपको ये फोर्स जो है ये आपको अलग से दिखाना पड़ेगा अगर आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से चीजों को देख रहे हो। अगर आप इस ब्लॉक के रेफरेंस से चीजों को देख रहे हो, आपकी जो रेफरेंस एक्सिस है वो ब्लॉक के ऊपर ही है, तो आपको ये फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। और ये फोर्स फील होगा अगर आप उस ब्लॉक को एक कमरे की तरह ले लो और कमरे के अंदर आप खुद बैठ जाओ, तो इसका मतलब आप खुद एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो, तो आप उस फोर्स को फील कर सकते हो। आपको लगेगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, ये फोर्स आपको एक एक्स्ट्रा फील होगा क्योंकि आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो। और इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक तरह से जब आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से चीजों को देखते हो, रोटेटिंग फ्रेम है, बट आप जो रोटेटिंग फ्रेम है उसी के रेस्पेक्ट में जब चीजों को देख रहे होते हैं, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पे आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, और वो होगा मास इनटू जो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी उतना ही मल्टीप्लाई कर दो। आपको यही चीज मैंने पहले भी बताई थी, अगर आपको याद हो स्यूडो फोर्स जब हमने पढ़ाया था, तो स्यूडो फोर्स जब सेकंड चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में हो, तो आप जिस एक्सेलरेशन से आपकी फ्रेम ऊपर या नीचे जा रही है या एक्सेलरेट हो रही है, उसके ऑपोजिट एक और फोर्स को दिखा दिया करो, जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो हमने ये फोर्स दिखा दिया, ये काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स है दोस्तों। ये आपकी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से नजर नहीं आएगा आपको। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम इसको नहीं बोलेंगे। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हमारे पास एक एक्सेलरेशन आएगी टुवर्ड्स द सेंटर, और आप जानते हो कि नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो नेट फोर्स भी होना चाहिए अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स आपका ये हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखोगे, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको लेके चलना पड़ेगा, और यहां पे एक फोर्स टेंशन लग रहा है और एक आपका एफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और अगर आप इस ब्लॉक के रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो, ब्लॉक के अंदर बैठ के खुद अपने आप को देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप तो रेस्ट पे हो, मतलब ब्लॉक मेरा रेस्ट पे है।
क्योंकि वो ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है। तो अगर ब्लॉक मेरा रेस्ट पे है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसके पास नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके रेफरेंस फ्रेम से अगर आप देख रहे हो तो आपने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लिया, स्यूडो फोर्स ले लिया, और बाकी 2 फोर्सेस आपने इधर ले लिए। नेट फोर्स आपका 0, क्योंकि ये कहीं मूव ही नहीं हो रहा। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको ये थोड़ी ना लगेगा कि रोटेट कर रहा है। रोटेट तो जब आप बाहर से देखोगे तब लगेगा। आप उस ब्लॉक के अंदर ही खुद समा जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं। तो इसका मतलब नेट इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, 0। अब नेट एक्सेलरेशन 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, t प्लस एफ माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से t प्लस एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब सेम ही इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, फिर से सेम इक्वेशन फिर से आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया। और इस फोर्स को अब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये क्यों अपीयर हुआ, इस फोर्स को हमें अलग से क्यों लेना पड़ा, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होगे तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो और वहां पे जब आप लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाह रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लिखना चाह रहे हो, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने सेंट्रीफ्यूगल वर्ड का यूज नहीं किया था, पहली बार मैं इस लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब पिक्चर में आता है, जब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, नॉन इनर्शियल रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से चीजों को देख रहे होते हो, तब आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करना होता है। आई होप आपको समझ आया। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक और 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें थी। इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने परफॉर्म किया उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और वो क्या थी, जब ये बाहर की तरफ जा रहा था, जब हम इस ओमेगा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे, तो जब ये बाहर की तरफ जा रहा था उस टाइम एक और स्यूडो फोर्स भी काम कर रहा था इसके ऊपर। उस टाइम एक और स्यूडो फोर्स भी काम कर रहा था इसके ऊपर। जब ये यहां तक आ चुका है ना, जब ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, जब ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमना शुरू कर चुका है, उस टाइम यही आपका एक स्यूडो फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, अगर आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना चाह रहे हो तो। लेकिन जब ये आगे की तरफ जा रहा था, जो ट्रांजिशन पीरियड था, जो ट्रांजिएंट पीरियड था, जब ये बाहर की तरफ आउटर जा रहा था, उस टाइम इसके ऊपर एक और स्यूडो फोर्स भी काम कर रहा था। वो कौन सा था वो आगे हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूं, जब ये रुक गया था। सिमिलरली जैसे ही हमने इसको स्लो डाउन किया था तो आपने देखा कि ये अंदर की तरफ आया था एकदम से, और जब ये अंदर की तरफ आ रहा था तब भी इसके ऊपर स्यूडो फोर्सेस काम कर रहे थे। उस टाइम जो स्यूडो फोर्सेस थे वो कौन कौन से थे वो भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैंने बोला है आपको, ये वाला फोर्स, ये कब पिक्चर में आएगा, जब मेरा ओमेगा नॉट कांस्टेंट रहेगा। उस टाइम अगर आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो आपका जो फोर्स आपको कंसीडर करना होगा वो स्यूडो फोर्स आपको लेना पड़ेगा, जब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से चीजों को देख रहे होते हो। आई होप आपको ये समझ आया। अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा देखिए, और अगली क्लास में इसके ऊपर थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हम, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि एक और स्यूडो फोर्स भी काम करता है जिसको आप कोरियोलिस फोर्स बोलते हो, तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है उसको भी हम देखेंगे, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम वो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट ओमेगा से कोई पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट। तो उन्हीं सिचुएशन को एक बार जरा देखते हैं। मतलब मेरा आर नहीं वेरी होना चाहिए, मेरा आर वेरी अगर हो रहा है, और मतलब जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है वहां से जो डिस्टेंस है अगर वो टाइम के साथ वेरी हो रही है तो फिर मल्टीपल स्यूडो फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और उसके अबाउट फिर पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही आपको लेना होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, और उसको आप बाहर की तरफ दिखाओगे। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो अंदर की तरफ होगी, लेकिन उसके ऑपोजिट आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसके रेफरेंस फ्रेम से चीजों को एनालाइज कर रहे हो। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और इसी को स्यूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जरा देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे एक ऐसे बॉल है, पेंडुलम मान लो, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पेंडुलम ये जो है इसको रोटेट कर रहा हूं, जिस ये जो बंधा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि मैं पेंडुलम को ऐसे से, ये पेंडुलम रोटेट कर रहा है, आप ये समझिए बॉल जो है रोटेट कर रही है, ऐसे एक सर्कल में रोटेट कर रही है। ये कुछ एंगल है थीटा, ये है आर, और यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। आपको बताना है इसमें टेंशन क्या आएगी अगर इसका मैं मास m ले लूं। तो इस बॉल का मास अगर मैं m ले लूं तो आपको बताना है कि इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी।
तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉल है ये तो रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो बॉल की जो रेफरेंस फ्रेम होगी वो कैसी होगी? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगी। तो अगर मैं बॉल के रेफरेंस से लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा तो जरा देखिए कैसे बनाऊंगा। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं बॉल का। तो बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं वो जरा देखिए। तो ये सबसे पहले मैं एक्सेस बना देता हूं भाई, ठीक है। बॉल के ऊपर एक तो टेंशन लग रहा है इधर टी, अगर ये थीटा है तो इधर भी क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। एक बॉल के ऊपर mg लग रहा है, एक आपका mg लग रहा है, और बॉल जो है वो ऐसे सर्कल में रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है बॉल। तो इसका ओमेगा, मान लीजिए ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट दे रखी है, ओमेगा नोट रेडियन पर सेकंड से ये आपकी ऐसे चक्कर लगा रही है, कांस्टेंट है भाई, ओमेगा नोट मेरा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे एक और फोर्स होगा, और क्योंकि बॉल के रेफरेंस से आप देख रहे हो चीजों को, बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बॉल के रेफरेंस से ही देख रहे हो ना चीजों को। तो इसका मतलब बॉल तो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, तो आपको एक सूडो फोर्स और दिखाना पड़ेगा, इसके सेंटर की तरफ ना दिखा के आपको बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन इसकी सेंटर की तरफ आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वो अंदर की तरफ आएगी। बट मैंने आपको बताया था सूडो फोर्स जब दिखाओगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, वो इसके ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा आपको। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, जिधर वो एक्सेलेरेट हो रहा है उसके ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा, जिधर वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एक्सेलेरेट हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दिखाइए। तो आपको फोर्स इधर दिखाना पड़ेगा दोस्तों। कितना दिखाना पड़ेगा? m ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, तो ये क्या बन जाएगी? r sin थीटा, r sin थीटा। ये आपके फोर्सेस होंगे दोस्तों, ये आपको फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब यहां पे अगर आप बॉल के रेफरेंस से देख रहे हो तो बॉल तो मूव नहीं कर रही है। अगर बॉल के रेस्पेक्ट में देखोगे, अगर बॉल के ऊपर खुद चढ़ के देखोगे बाकी दुनिया को, तो आपको लगेगा कि बॉल तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहां पे इसको रेस्ट पे मान लो और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दो। तो इसका मतलब आप क्या मानोगे? आप बोलोगे कि t cos थीटा जो बनेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू mg, एंड यहां से अगर आप लिखोगे t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर r sin थीटा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया ये। तो यहां से आप क्या कर लोगे? यहां से आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप सिंपली अगर स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो t स्क्वायर इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर r sin थीटा, इसका स्क्वायर कर दो और इसका ले लो रूट, सही है जी, इसका ले लीजिए रूट। तो इससे क्या आ जाएगा? हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे हम टेंशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं बॉल के रेस्पेक्ट में ना देखता चीजों को, अगर मैं बाहर खड़ा होकर किसी फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से चीजों को देख रहा होता, कोई फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी होती तो कैसे लिखते? तो जरा देखिए, ये जो बॉल है, इस बॉल के पास एक्सेलेरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, इधर एक्सेलेरेशन है। फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, बस ये दो फोर्स है, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा इसके ऊपर, बॉल के ऊपर। नेट एक्सेलेरेशन इधर है, ठीक है, नेट एक्सेलेरेशन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरफ नेट एक्सेलेरेशन है, और आप जानते हो कि ये मेरा थीटा बन जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है इसके पास, तो इसका मतलब ये जो टेंशन होगी, और इसके साथ अगर मैं थीटा करूं तो मैं बोल सकता हूं t cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है भाई। अब इस t का एक कंपोनेंट और आएगा इधर की तरफ, t sin थीटा। तो t sin थीटा क्या बन जाएगा दोस्तों? t sin थीटा बन जाएगा मास इनटू इसकी जो एक्सेलरेशन है वो, क्योंकि नेट फोर्स आ गया ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इसकी टुवर्ड्स द सेंटर है, क्योंकि मैं अब फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से देख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से देखूंगा तो मुझे अंदर की तरफ एक फोर्स नजर आ रहा है, तो दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका m होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू r sin थीटा, ये होगा दोस्तों। तो देखो यहां से दो इक्वेशन की आ गई, जो इक्वेशन पहले बनी थी वही आ गई, अभी भी बन गई। ये आपकी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में थी, ये बॉल की रेफरेंस फ्रेम में थी, और ये आपकी फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में थी। फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में नेट एक्सेलरेशन इधर लेके चलेंगे, बॉल की रेफरेंस फ्रेम में हम कोई एक्सेलरेशन नहीं मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि बॉल रेस्ट पे है। तो यहां पे आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आप एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हो तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेके चलनी पड़ेगी। केवल दो फोर्स इसके ऊपर आपको नजर आएंगे अगर आप बाहर से देखोगे तो, लेकिन बॉल के रेफरेंस से देखोगे तो आपको तीन फोर्सेस नजर आएंगे और बॉल रेस्ट पे नजर आएगी। तो यहां पे आपको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखनी है, जबकि यहां पे आपको नेट एक्सेलरेशन इधर है, तो नेट फोर्स इधर वाला जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो,
आई होप आपको क्लैरिटी आई इसके अंदर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब हम अप्लाई करते हैं और कब हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और स्यूडो फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो चलिए दोस्तों एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, और ये एक्सपेरिमेंट हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा क्यों है कंपेयर टू पोल। अगर आप रेडियस को कंपेयर करें तो 0.34% का एरर है उसमें, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे, जरा देखिए। मेरे पास एक सेटअप है, इस एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज को समझ सकते हैं। इस सेटअप में हमारे पास हमने एक ऐसे ही थोड़ी सी स्ट्रिप ली है, और उन स्ट्रिप को हमने एक स्फीयर की शेप देने की कोशिश की है, मतलब सर्कल की कोशिश दी है। तो एक तरह से जब ये घूमेगा तो आपको स्फीयर की तरह नजर आएगा, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक एक्सिस है जिसके अबाउट मैं इसको रोटेट करूंगा। आप नोटिस कीजिए ऊपर वाला लेवल, फिलहाल जो ये क्रॉसिंग हो रही है यहां पे इस लेवल पे है ये, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, इसको रोटेट करते हैं और देखते हैं कि क्या फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे, मैं भी रेडी हूं। इस एक्सिस के अबाउट इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जरा रोटेट करते हैं। अब देखिए, अब मैं इसकी धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूं, और आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक तो ये जो हमारा जो रोड है ना ये बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, इस वजह से थोड़ा बहुत इसमें आ रहा है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखिए कि यहाँ पे जो जैसे जैसे घूम रहा है ये, इसकी जो इनिशियल जो हाइट थी वो अब नीचे जा चुकी है। जितना ये तेज होगा उतना ये जो हाइट है ये आपकी नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब जरा मैं वापस इसको स्लो करता हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा तेज इसको घुमाना नहीं चाह रहा। ये वापस मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे जैसे ये तेजी से घूमता है वैसे वैसे ही ये जो लेवल है ये नीचे आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों बिकॉज अगर मैं रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से देखूं तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जाने की वजह से ये ऐसे पिचक रहा है, अंदर जा रहा है, और उसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। और यहां पे जो रेडियस बनती है इसकी सेंटर से वो बढ़ जाती है कंपेयर टू इस जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है वहां से, अगर आप इसकी डिस्टेंस को देखें उससे। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया और इससे आपको पता चला कि इक्वेटर पे रेडियस रिलेटिवली क्यों ज्यादा है पोल के कंपैरिजन में, ठीक है।